एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स जोन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9 क्लास का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में डिस्कस करूँगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन आंसर। मतलब क्वेश्चंस को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेने से हम लोग को एक आइडिया हो जाता है कि व्हाट वी हैव टू नो एंड व्हाट आर द आंसर वी आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट आर द थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द चैप्टर। सो कभी भी आप लोग चैप्टर पढ़िएगा तो सबसे पहले एक्सरसाइज में जाइएगा और क्वेश्चंस को सारा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस इन 10 years during the census and some of the details are presented in the following format. Fill up the following based on information on पालमपुर। तो लोकेशन क्या है, टोटल एरिया ऑफ विलेज क्या है, लैंड यूजेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि लैंड में टोटल इरिगेटेड और अनइरिगेटेड लैंड कितने हैं, और जो कि लैंड कल्टिवेबल नहीं है वो एरिया जो है ड्वेलिंग एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है, रोड, पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड एक्सेट्रा बने हुए हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 26 हेक्टेयर्स है, बाकी इरिगेटेड और अनइरिगेटेड कितना है वो फाइंड आउट करना है। ओके, देन हम लोग को फैसिलिटीज़ के बारे में देखना है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कम्युनिकेशन, नियरेस्ट टाउन एक्सेट्रा। देन वी विल गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Modern farming methods require more input which are manufactured in industry. Do you agree? As per my knowledge, yes, I do agree because manufactured product लगते हैं। जैसे ट्रैक्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो तो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऑल दीज आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री। HYB सीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके लेबोरेटरी वगैरह में बनाया जाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन नाउ वी विल लुक एट हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से फार्मर्स को क्या लाभ हुए वो हम लोग देखेंगे चैप्टर में। इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, इफ़ यस देन वाई, है ना। तो इसका फाइंड आउट करेंगे आंसर इन द चैप्टर। देखिए, ये सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस अभी नहीं कर रही हूँ, इसका आंसर नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं, देन वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर। अगर इस पार्ट में अगर डिस्कस कर पाई क्वेश्चन एंड आंसर तो ठीक है, अदरवाइज चैप्टर को कंप्लीट करके दूसरे सीरीज़ में मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। ठीक है, now question number 5. Construct the table on the distribution of land among 450 families of पालमपुर। तो 450 फैमिलीज़ है पालमपुर में, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो तो चैप्टर पढ़ के पता चलेगा। वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। जो वेजेस है ना पालमपुर में वो लेस है मिनिमम वेज से, तो ऐसा क्यों है। In your region, talk to 2 laborers. Choose either farm laborers or laborers working at the construction site. What wages do they get? Are they paid in cash or kind? यहाँ पे kind का मतलब कैश के अलावा जो पेमेंट करते हैं, खाना पीना, ट्रैवलिंग, ये सब का अगर आप लोग अरेंजमेंट करवाते हो, कोई भी मतलब जो एम्प्लॉयर अरेंजमेंट करवाते हैं उसको काइंड कहते हैं। ठीक है, डू दे गेट वर्क रेगुलरली मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। आप इसको बनाइएगा, आप इसके बारे में सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड।
यूज़ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। तो चैप्टर पढ़ के हम लोग जान पाएंगे। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो बहुत ही स्मॉल लैंड होता है, तो वहाँ पे जनरली ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ होता है। ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर, थ्रेसर का कम यूज़ होता है। और मीडियम और लार्ज साइज जो फार्म होते हैं उसमें बेसिकली इनपुट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम लोग ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। How do the medium large farmer obtain capital from farming? How is it different from the small farmer? देखिए स्मॉल फार्मर के पास ना पूंजी कम होते हैं, ज़मीन कम होते हैं, तो उनके पास प्रॉफिट कम होने की संभावनाएं रहती है, जिससे कि वो उन्हें लोन नहीं मिलता है इजीली इन बैंक। लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास बड़े फार्म रहते हैं, प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। तो इससे क्या होता है कि वे अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक में तो उन्हें ईज़िली लोन मिल जाता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन करेंट सिचुएशन। तो यही डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। वो हम लोग को आगे जब चैप्टर भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऑन वॉट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम ताजपाल सिंह? वुड सविता's condition be different if she could get a loan from the bank at a lower rate of interest? ये तो हम लोग चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, टॉक टू सम ओल्ड रेजिडेंट इन योर region and write a short report on the changes in irrigation and changes in production methods during the last 30 years. अभी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आप लोग खुद कर सकते हैं और ये आप करिएगा तो आप लोग के पास बहुत नॉलेज होगा, एक्सपोजर मिलेगा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन योर रीजन? मेक अ शॉर्ट लिस्ट। आप लोग जो भी एरिया में रहते हैं, एग्रीकल्चर एलाइड वर्क को छोड़ के कौन कौन से अदर काम होते हैं, लाइक डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। कहीं अगर आप लोग बिग सिटीज़ में रहते हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ होंगे, तो वो इंडस्ट्रीज़ के नाम क्या प्रोड्यूस करते हैं एक्सेट्रा, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। ये सब जो है नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, all these fall under the category of non-farm production. Last but not least, what can be done so that more non-farm production activities can be started in the villages? अच्छा देखिए, विलेज में जो होते हैं लैंड्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए तो जॉब ज़्यादा मिलेगा, और जॉब ज़्यादा मिलेगा तो लोग गांव को छोड़ के अर्बन एरियाज़ की तरफ नहीं आएंगे। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाना ज़रूरी है। तो कैसे ये किया जा सकता है वो सब हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू इट। सो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ क्लास 9 का, चैप्टर 1 2 जितना भी चैप्टर्स है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, उसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर और दूसरा क्लासेस चाहते हैं, क्लास 10 11 12 एक्सेट्रा, वो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये चैप्टर का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ hypothetical village Palampur. Farming is the main activity in the Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources. What are the resources? Natural resources, man made item, human effort, money, ठीक है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the villages, ठीक है। तो
पालमपुर में हम लोगों ने क्या देखा कि फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। वेल कनेक्टेड विलेज है ये, ठीक है, और वो नियर बाई टाउन से कनेक्टेड है। रायगंज एक बिग विलेज है जो कि पालमपुर से तो पालमपुर इज़ अ विलेज वो जो कि नियर बाई बिग विलेज से कनेक्ट है। रायगंज है ना, ऑल वेदर कनेक्टेड रोड है यहाँ पे जो रायगंज से कनेक्टेड है। और नियरेस्ट टाउन वहाँ का क्या है, शाहपुर है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मतलब कार्ट, टोंगास, बोगेज। उसके बाद ऑल दीज ट्रांसपोर्ट vehicle are used for loading various commodities, and you can see other vehicles like motorcycle, jeeps, tractor, etc. The village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own majority of land in the village. याद होगा कि क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था कि 450 फैमिलीज़ है और ये फैमिलीज़ के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है कि 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है और मेजॉरिटी ऑफ लैंड उन्हीं लोगों के पास है। ठीक है, उनके घर कैसे है, दे आर पक्का हाउस, सीमेंट प्लास्टरिंग एक्सेट्रा, जो अपर कास्ट फैमिलीज़ के हैं। एससीज कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 150 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कंसिस्ट ऑफ एससी एंड दे आर लिविंग इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और उनके घर मड स्ट्रॉ से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हाउस होल्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ पे होती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल के थ्रू हो रहा है। और उसके बाद पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है, मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर अवेलेबल है, मतलब हेल्थ सेंटर भी अवेलेबल है। 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे सिक लोग का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, विलेज में जनरली फार्मिंग मेन एक्टिविटीज़ होता है। उसके बाद स्मॉल स्केल में थोड़े बहुत लोग जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा में जाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि ये पालमपुर विलेज के थ्रू हम लोगों का इंडिया के विलेज जो एक होते हैं उसका इमेज बनाया गया है कि इंडियन विलेज कुछ इसी तरह के होते हैं, है ना। नाउ वी विल लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा कि 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो और फिजिकल कैपिटल को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल्स में। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में फैक्ट्री को लगाने के लिए क्या चाहिए, वैसे फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले लैंड की ज़रूरत होती है, फिर बिल्डिंग बनाया जाता है ना। तो वो बिल्डिंग क्या है, फिजिकल कैपिटल है। और बिल्डिंग बनाने के बाद तो प्रोडक्शन ऐसे नहीं होगा, तो लेबर की ज़रूरत होती है, तो लेबर इज़ द रिक्वायरमेंट, है ना। उसके बाद लेबर को प्रतिदिन वेजेस दिए जाते हैं या फिर मंथली वेजेस दिए जाते हैं, इस तरह से उन लोग को हायर किया जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब मान लीजिए कि ये कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत होगा। ठीक है, यार्न, स्पिनिंग व्हील्स
और बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स बुने जाते हैं। तो वो क्या है, वो टूल्स मशीन्स बिल्डिंग है। और ये टूल्स मशीन बिल्डिंग जो होता है उसको फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। फिक्स्ड कैपिटल इसीलिए क्योंकि ये जो कैपिटल है लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट्स वाई फिक्स्ड कैपिटल। और रॉ मटेरियल जो होते हैं या फिर मनी इन हैंड होते हैं जो कि रेगुलरली यूज़ होता है और ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, तो उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो नाउ यू गॉट टू नो कि देयर आर 4 important factors of production that is needed for the production process. So what are they? They are land, labor, physical capital and human capital. Okay. Now let us again go back to the farming in Palampur. Farming is the main production activity in Palampur. Keep in mind 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. Normal India का village भी चले जाइएगा तो you will see कि 75% of the people are working uh, on farming related activities or in farmland, है ना. But remember that there is basic constraint in raising farm production. Land areas under cultivation is practically fixed होते हैं. Definitely land day by day increase नहीं होते हैं human population की तरह. Land is constant, है ना. Since 1960s in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the west land in village had been converted into cultivable land. जो कि वेस्ट लैंड थे पड़े हुए थे, कुछ जो थे उसको कल्टिवेबल लैंड बनाया गया है, लेकिन लैंड को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड, ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो फिक्स्ड अमाउंट में है ना. द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लैंड को मेज़र करने का, वो हेक्टेयर है. और कीप इन माइंड 1 हेक्टेयर इज़ इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, है ना. तो मान लीजिए कि स्क्वायर है, उसका साइड 100 मीटर है, दूसरा साइड 100 मीटर है, देन 100 × 100 इज़ वॉट 10,000 स्क्वायर मीटर. तो वो एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर का एरिया हो जाएगा. ठीक है. नाउ इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. देखिए ये क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे एक्सरसाइज में, है ना. तो लेट अस सी के आंसर क्या है. In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of western part of state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. During the rainy season, farmers grow jowar and bajra. These plants are used as cattle field. It is followed by cultivation of potato between October and November. देखिए ये सब जो बात है आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पालमपुर में सिर्फ एक क्रॉपिंग नहीं होता है, पूरे साल भर में 2-3 तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं. ठीक है. तो टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. और यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली मैंशनड है ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स. ठीक है. तो इसका मतलब मल्टी क्रॉपिंग पालमपुर में हो रहा है एंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिस किए जाते हैं. तो यस, अगर हम लोगों को मतलब एक लैंड को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करना है, तो सिर्फ एक क्रॉप प्रोड्यूस करने से नहीं होगा. वी नीड टू डू मल्टीपल क्रॉपिंग टू increase our production capacity. ठीक है. In following table 1.1 shows the land under cultivation in India in unit million hectare. Plot this on the graph provide. What does graph show? Discuss in class. देखिए ये जो है 1951 से लेके 2016-17 तक कितना एरिया जो है वो कल्टिवेटेड एरिया है उसके बारे में रिपोर्ट दिया गया. और ये रिपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रही है, पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन और फार्मर वेलफेयर जो है इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करी है, उसके बारे में बताया गया है.
ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर प्लॉट किया जाए ग्राफ में, तो 1950 वॉज द एरा जब हम लोग शुरू शुरू आज़ादी मिली थी और हम लोग अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ से यहाँ तक का जर्नी आप देखें अगर, तो 40 साल में थोड़ा तो बदलाव आया, बट नाउ इट रिमेन कांस्टेंट, है ना। ये कांस्टेंट में ही चल रहा है, बिकॉज लैंड इज़ फिक्स्ड, आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। इंडिया का जो आप एरिया देखते हैं मैप में, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। आप उसको यूएस के उतना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया है और उसी में आपको अपना सारा कल्टीवेशन और जो भी है मैन्युफैक्चरिंग वॉट एवर इट इज़, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो यू कांट इंक्रीज योर लैंड बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड, और वो नेचुरल रिसोर्स भी है, और भी ऐसा भी नहीं है वो कि फॉरेस्ट की तरह है कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, नो, इट इज़ अ फिक्स्ड, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई। अगर इरिगेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एरिया है, फार्मिंग एरिया है, ठीक है, इसमें इरिगेशन को इंक्रीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हाँ, होना चाहिए, क्योंकि नाउ अ डेज़ क्लाइमेट चेंज इज़ द रियल थ्रेट। मॉनसून इरेटिक होते जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी बहुत कम बारिश हो रही है, जिसके चलते सारे फूड क्रॉप्स जो है फेल करते जाएंगे अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ ठीक ठाक ना हो तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये टेबल में देखिएगा तो यहाँ पे बता रहा है कि नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। इंडिया का सारा पार्ट जो है वो हाई लेवल ऑफ इरिगेशन हर एरियाज़ में नहीं है। रिवराइन प्लेन्स होते हैं या जो कोस्टल रीजन होते हैं, वहाँ कैनल काट के या फिर पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं नियर बाय, वहाँ से कैनल काट के आराम से इरिगेशन किया जाता है। लेकिन जो प्लेट्यू रीजन है, डक्कन प्लेट्यू है जो हमारा, वहाँ पे लो लेवल ऑफ इरिगेशन है, क्योंकि वहाँ रिवर भी नहीं है और बहुत सारे पॉन्ड्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं हैं। तो जिसके चलते क्या होता है कि कुछ रीजन्स जो है वो मॉनसून डिपेंडेंट होते हैं। तो और मॉनसून डिपेंडेंट होने के चलते क्रॉप फेल्यूर का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी बताया गया है कि ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज़ इरीगेटेड इवन टुडे। मतलब हम लोग का जो एरिया है, टोटल एरेबल लैंड जो है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि टोटल एरेबल लैंड जो है 200 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। तो इसका 40% जो है इट कम्स अंडर द इरिगेशन, बट 60% इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो ये काफ़ी दुख की बात है कि 60% ऑफ द फार्मिंग लैंड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो क्रॉप फेल्यूर और स्ट्रेस ऑफ फार्मर का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो तो यहाँ पे इसीलिए एज पर माई नॉलेज इंक्रीजिंग द एरिया अंडर इरिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर हैविंग अ फूड सिक्योरिटी, है ना। अगर मान लीजिए कि इरिगेशन का फैसिलिटीज़ रहता है और बहुत सूखा पड़ जाता है, तब इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करके क्रॉप्स को उगाया जा सकता है और लोगों को फीड किया जा सकता है टाइमली। वही दूसरी ओर मान लीजिए कि अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना हो और सूखा पड़ जाता है, तो सारा क्रॉप फेल कर जाएगा और उस ईयर में बहुत भूखमरी भी हो सकती है, ठीक है। तो इन पर्सपेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी, येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। You have read about crops grown in Palampur. Fill the following table based on information on the crops grown in your region. You have seen that one way of increasing production
from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming method फॉर हाई yield. तो क्या देखिए दो ये मिल गए हम लोग को वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. हाउ? तो पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग एंड दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड. वो क्या है? फॉर हाई yield. वो कैसे किया जाता है? यूजिंग HYV सीड्स, plenty of fertilizers, pesticide, इरिगेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा. ठीक है. तो हम लोग अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बाय मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. ठीक है. तो चलिए इस टेबल को फिल करने का कोशिश करते हैं. मान लीजिए आप लोग कहीं से भी है और कोई भी स्टेट से है तो आप लोग क्रॉप्स देखते होंगे कि आप लोग के स्टेट में मेन स्टेपल क्रॉप क्या क्या है. ठीक है. किस महीने में उसको बोया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है और किस तरीके से इरिगेशन किया जाता है, रेन, टैंक्स, ट्यूबवेल, कैनल्स एक्सेट्रा, है ना. तो मैं चूँकि बंगाल में रहती हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे और किस किस मंथ में कौन सा चीज़ सो किए जाते हैं और हार्वेस्ट किए जाते हैं. जो मैं देखी हूँ वो मैं आप लोग को बोलूँगी. तो देखिए मैं जूट को यहाँ बंगाल तो फेमस है ना जूट के प्रोडक्शन में, इसलिए मैं जूट का एक एग्जांपल लेती हूँ. जूट प्रोडक्शन होता है, इसको सोन किया जाता है अप्रैल मई के महीने में. ठीक है. अप्रैल के महीने में अराउंड इसको बोया जाता है और अगस्त के महीने में, ठीक है, अगस्त के महीने में अगस्त सितंबर सेकेंड वीक ऑफ अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है ना. उसके बाद फिर राइस. ठीक है. एक्सक्यूज़ मी फॉर द रॉन्ग फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बट आप लोग समझ रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं. ठीक है. उसको समझने का कोशिश कीजिए. तो राइस होता है जिसको सो किया जाता है अराउंड अगस्त सितंबर के बीच में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है नवंबर दिसंबर में. ठीक है. उसके बाद मान लीजिए कि जैसे ही नवंबर दिसंबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है उसके बाद बोया जाता है वीट एंड मस्टर्ड. वीट एंड मस्टर्ड को मैं देखी हूँ कि वो सो करते हैं, बोते हैं. तो इसको मान लीजिए नवंबर दिसंबर को वो बोते हैं एंड फेब मार्च के अराउंड वो हार्वेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. और मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन तो मेनली जो होते हैं ट्यूबवेल्स होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स होते हैं मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन. ओके. तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड. देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग में हम लोग एक साल में 2 से अधिक क्रॉप को प्लांट करते हैं. ठीक है. प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप का. और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोग HYV सीड्स से प्रोडक्शन करते हैं. फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टिंग के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आप लोग को ये इमेज बनना चाहिए कि HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, फार्म मशीनरी, पंप सेट, ये सब का यूज़ होगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड मल्टीपल क्रॉपिंग में आप एक साल में 2 से अधिक जो है क्रॉप का उत्पादन करते हैं. द फॉलोइंग टेबल show the production of wheat and pulses in India after green revolution in units of million tons. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ किया जाता था इन टू प्रोड्यूस फार्म प्रोडक्ट. लेकिन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है. अब नाउ डेज़ आप लोग यही सब देखते होंगे कि हर फार्म में ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है. HYV सीड्स यूज़ किए जा रहे हैं. फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन वगैरह यूज़ होते हैं. ठीक है. मॉडर्न टेक्निक के पर्शियन व्हील वगैरह भी यूज़ नहीं होता. और ट्यूबवेल जो निकाल के
पानी देने जाओ, उस तरह से भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल यूज़ होता है। तो यस, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत जो टास्क थे जो कि बहुत ज़्यादा हाई मैकेनिकल लेबर यूज़ किया जाता था, उसको अब बहुत ही इजी तरीके से मशीनरी के थ्रू से उसको रिप्लेस कर दिया गया है और आसानी से खेती बाड़ी की जाती है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का बात बोली कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले ट्रेडिशनल मेथड था और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक्चुअली और उसके बाद हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ लगातार करने लगे। सो वॉज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इक्वली सक्सेस फॉर बोथ क्रॉप्स? देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है वो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हर जो ईयर दिए गए हैं उस ईयर में प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस की मात्रा क्या है और प्रोडक्शन ऑफ वीट क्या है। तो मिलियन टन्स में है। तो देखिए फ्रॉम 1965 टू 2023-24 10 मिलियन टन्स ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस किए जाते थे 1965 टू 66 में, लेकिन अब 2023-24 में 24.5 मिलियन टन्स पल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड 1965 से 66 तक वीट का प्रोडक्शन 10 मिलियन टन्स होता था। नाउ अब वीट का प्रोडक्शन होता है 113 मिलियन टन्स। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस मिलता है 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स गुना का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे वीट का प्रोडक्शन तो आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन 10 गुना के बराबर है लगभग, है ना, 10-11 गुना के लगभग है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वॉज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इक्वली सक्सेस फॉर बोथ क्रॉप? नो, वीट के लिए ज़्यादा अच्छा रहा, ऑन द अदर हैंड पल्सेस के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहा। What is the working capital required by the farmer using modern farming methods? अच्छा, वर्किंग मेथड्स में वर्किंग कैपिटल क्या क्या ज़रूरत होते हैं? तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल में आपको जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन के लिए पंप सेट, फिर कंटिन्यूस जो आप लोग मान लीजिए 2-3 महीना में आप लोग क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फार्म मशीनरी चाहिए। तो दीज आर वर्किंग कैपिटल। तो ठीक है, ये जो ट्रैक्टर को आप फिक्स्ड कैपिटल कह सकते हो, लेकिन ये सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, डीजल जो यूज़ हो रहा है रेगुलरली, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आपका वर्किंग कैपिटल हो गया है ना। Okay, now let us look at modern farming method require farmer to start with more cash than before. Why? Obviously देखिए जब ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड होता था तो बेसिकली क्या होता था कि लोग अपने ही जो इंस्ट्रूमेंट होते थे या बुलक कार्ट जो होते थे उससे इरिगेट करते थे या प्लॉइंग करते थे, ठीक है, इरिगेट नहीं प्लॉइंग करते थे और अपने हाथों से सीड्स लगाते थे और काऊ डंग जो होते थे उसको एज अ मैन्योर फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था। तो फार्मर के पास ये सारी चीज़ें रेडली अवेलेबल हुआ करते थे। लेकिन अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है कि आपको HYV सीड्स खरीदना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, तो इसके लिए आपको कैश चाहिए, ये रीडली अवेलेबल नहीं होते हैं फार्मर के पास, ठीक है। इसीलिए ड्यूरिंग आर योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, आप लोग कहीं पे भी है, आप लोग जाइए, घर से बाहर निकलिए, थोड़ा गांव की ओर जाकर फार्मर से बात करने का कोशिश कीजिए और ये जो एक्टिविटीज़ है करने का कोशिश कीजिए। यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू विल गेट लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑल्सो। व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, मिक्स्ड, डू द फार्मर यूज़, राइट अ नोट, ठीक है। तो ये सारा आप लोग कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल गेट
good knowledge. Now point 3 सब टॉपिक कह सकते हैं, विल द लैंड सस्टेन, हमारा जो लैंड है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। तो लेट अस सी क्या है। लैंड being a natural resources, it is necessary to be careful in its use. Scientific report indicate that modern farming method have overused natural resource base. In many areas, green revolution is associated with the loss of fertility due to increased use of chemical fertilizer. Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has led to the depletion of water table environment resources like soil fertility and groundwater and are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of environment to ensure the future development of agriculture. देखिए, अगर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का यूज़ जुडिशियसली नहीं हो रहा है, वाइजली यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो जो सॉइल का स्ट्रेंथ है वो डे बाय डे डिक्रीज़ करता है और अंडरग्राउंड चले जाते हैं बहुत सारे फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, पेस्टिसाइड और ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करते हैं, सॉइल स्ट्रेंथ को ख़राब करते हैं और सॉइल में जितने ऑर्गेनिक माइक्रोब्स रहते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऑल एंड ऑल लैंड का जिस तरीके से यूज़ हो किया जा रहा है वो सस्टेनेबल यूज़ नहीं हो रहा है। तो चूँकि आप लोग को पता है कि लैंड को बनने में, मिट्टी को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, तो अगर उसका स्ट्रेंथ या उसका जो फर्टिलिटी है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने में काफ़ी साल लगेंगे। इसीलिए लैंड का यूज़ बहुत ही केयरफुल तरीके से करना चाहिए। कितना पेस्टिसाइड देना चाहिए, ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओवरडोज करने से इंसान जो खाना खाएंगे उसके लिए भी प्रॉब्लम है और जो लैंड है उसके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंड अफेक्टेड होंगे, मिट्टी अफेक्टेड होगा, मिट्टी में रहने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स है वो भी अफेक्टेड होंगे। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ जो होता है एक प्रॉपर रेशियो में करना चाहिए। अगर उस रेशियो इम्बैलेंस रेशियो में करेंगे तो लैंड फर्टिलिटी भी इम्बैलेंस होगा और सॉइल फर्टिलिटी डिप्लीट करता जाएगा। दैट विल बी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। जो भी इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है वो इंसान के लिए भी ख़राब है ना। After reading following reports from newspaper and magazine, write a letter to the agriculture minister in your own word telling him how the use of chemical fertilizers can be harmful. देखिए ये सारे जो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ है ना आप लोग को करना चाहिए। दिस विल इम्प्रूव योर थिंकिंग कैपेबिलिटी। तो ये वाला ट्राई कीजिए और बताइए किसने किसने किया है। Chemical fertilizer provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not retain in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, river and lakes. देखिए पहले भी डिस्कस हुआ कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है वो अगर प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ नहीं किया जाए तो वो सॉइल और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेंगे और इट कैन किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, है ना। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाइएस्ट in the country. The continuous use of chemical fertilizer has led to the degradation of soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other input to achieve same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. तो इस टेबल के इन्फॉर्मेशन से आपको पता चला कि केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिससे कि सॉइल का स्ट्रेंथ डे बाय डे डिक्रीज़ कर रहा है। तो जैसे ही डिक्रीज़ करेगा आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे इसका मतलब वर्किंग कैपिटल आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, है ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि पंजाब में जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार बढ़ते जा रहा है।
हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था एक्सरसाइज में कि हाउ द लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ लेट अस सी। You must have realized how important land is for farming. Unfortunately, not all people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, one third of the families are landless. Most of them, Dalits, have no land for cultivation. Of the remaining families who own land, to 40 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plot does not bring adequate income to the farmer family. देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, 450 फैमिलीज़ है, उसमें से 150 फैमिलीज़ के पास ये लैंड नहीं है, ठीक है। उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 240 फैमिलीज़ जो है कल्टिवेट कर रहे हैं बहुत ही स्मॉल प्लॉट जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम है, ठीक है। तो कितने हो गए, 100, 340 प्लस 50, 390, बचे कितने, 60। तो 60 फैमिलीज़ जो है बताया गया था ना एबव में कि वो काफ़ी रिच फैमिली और अपर कास्ट के हैं, तो दे डू हैव मोस्ट ऑफ द लैंड्स विद देम, ठीक है। तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा एकर्स ऑफ लैंड है एंड दे आर कल्टिवेटिंग देयर क्रॉप्स इन अ क्वाइट वेल वे, ठीक है। तो लेट अस सी द बॉक्स वंस अगेन। यहाँ पे इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरीगेटेड land. With the help of this three son, Govind cultivated the land. Though they did not live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo from the buffalo that family possessed. Some year after Govind's death, this land was divided among these three sons. Each one has a plot of land that is only 0.75 hectares in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during parts of the year. देखिए 2.25 एकर्स ऑफ लैंड था, बुफेलो थे, वो सब कुछ कंबाइंड करके, तीन जो सन थे सबका लेबर कंबाइन करके, लेकिन वे लोग अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे थे ताकि उन लोग का लाइफ ठीक ठाक चल जाए। लेकिन गोविंद जो है वो तीन जो सन थे उसके पिता थे, उनके डेथ होने के बाद लैंड डिवाइड हो जाता है, तो लेबर जो होता है वो भी बढ़ जाता है ना, सिंगल सिंगल अब बच गए, तो अब काम करने में भी परेशानी हो रही है, छोटा सा लैंड है, तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को भी यूज़ करना काफ़ी कॉस्टली पड़ जा रहा है। तो इससे इन लोग का जो इनकम लेवल है काफ़ी फॉल डाउन होता है और दे आर लुकिंग फॉर जॉब in different parts. You can see number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by farmer. On the other hand, more than half of the area of village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large families who cultivate more than 2 hectares of land. A few of large farmer have land extended over 10 hectares or more. देखिए इस विलेज में इनइक्वालिटी के बारे में भी दिखाया गया है कि कुछ पर्सन 150 फैमिलीज़ के पास तो लैंड ही नहीं है, ठीक है। 240 जो फैमिलीज़ है उनके पास लैंड है लेकिन बहुत छोटे छोटे प्लॉट है, 2 हेक्टेयर से कम है, और बाकी जो रिमेनिंग फैमिलीज़ है उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ा लैंड है, और कुछ कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास जो है 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो जितना बड़ा फार्मर होगा, जितना बड़ा लैंड होगा, वो उतने ज़्यादा अमीर होंगे और उनके पास उतना ज़्यादा सरप्लस होगा, है ना। यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि मीडियम स्मॉल सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर, ये इसका चंक क्या है, ये डार्क ब्राउन वाला पार्ट है, और दिस वन इज़ फॉर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। कल्टिवेटेड एरिया भी देख लीजिए। तो जो लार्ज फार्मर, मीडियम और सेमी मीडियम है 15% है,
और 85% जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। और 85% जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है वो 44% एरिया को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं ना कि मतलब इतने 85% लोग आर डिपेंडेंट ऑन 44% ऑफ द लैंड, और 15% ऑफ द पर्सन इज डिपेंडेंट अपन ह्यूज चंक ऑफ लैंड, दैट इज़ 55%। दैट मीन्स अगर वेल्थ वाइज भी बात करें तो चूँकि कम लोगों के पास ज़्यादा लैंड अवेलेबल है, दे कैन अर्न मोर, दे कैन सेव मोर, दे कुड हैव मोर सरप्लस, है ना। तो इन लोगों का फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छा रहेगा। Who will provide the labor? After land, labor is the next necessary factor of production. Farming requires great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own fields, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmer hire farm laborers to work on their fields. तो ऑब्वियसली कौन लेबर प्रोवाइड करेगा? जो जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबरर जो है, लैंडलेस फार्मर जो है, वो लेबर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े जिनके पास बड़े बड़े खेत है वो लेबर हायर करेंगे, एंड जिनके पास खेत नहीं है दे विल वर्क ऑन देयर फार्म लैंड। ठीक है, चलिए अभी इतना दूर तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट को कवर करते हैं, बिकॉज़ वीडियो इज़ गोइंग टू लॉन्ग। तो नेक्स्ट सीरीज़ में सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे।